नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी हंगामा खड़ा हो जाता अगर पुलिस अलर्ट ना होती। जंतर मंतर के पास कनॉट प्लेस थाने में हंगामे को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से शांत कराया। लेकिन दिल्ली में ऐसा क्या हो गया कि अचानक इतनी टेंशन दिखने लगी है? संसद चल रही है, संसद के करीब जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी को 48 घंटे हो चुके हैं। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है। आज हमने भी इस स्टोरी का फुल इन्वेस्टिगेशन किया। इंडिया टीवी के 2 रिपोर्टर पिछले 24 घंटों से लगातार इस खबर पर काम कर रहे हैं। हमने एक एक सीक्वेंस को जोड़ा, रविवार सुबह से लेकर अभी इस वक्त तक के सारे क्लू मिलाए और क्या किसी खास मकसद से भड़काऊ स्क्रिप्ट तैयार की गई, ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। दिल्ली के वीवीआईपी कनॉट प्लेस थाने में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जंतर मंतर हेट स्पीच केस में दिल्ली पुलिस ने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया तो कुछ हिंदू संगठनों ने कनॉट प्लेस थाने में घुसकर हंगामा किया। दंदनाती हुई भीड़ थाने में घुसी और लॉकअप में बंद आरोपियों से मिलने की डिमांड करने लगी। एक महिला तो कनॉट प्लेस थाने की जमीन पर लौट गई। क्या जानबूझकर इस भीड़ में महिलाओं को आगे किया गया? क्या जानबूझकर थाने के अंदर धक्का मुक्की की गई? दिल्ली पुलिस ने थोड़ा संयम दिखाया, फिर एक्शन भी हुआ। पुलिस ने थाने से बाहर खदेड़ा तो हंगामा कर रहे लोग इस तरह दीवार फांदते हुए भागे, मगर बाहर आकर उन्होंने फिर से वर्दी का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रैफिक रोक दिया और सड़क पर ही धरना देने लगे। जिस वक्त कनॉट प्लेस थाने में यह हंगामा चल रहा था, उस वक्त इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर अपनी कैमरा टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। पूरा वाकया कैमरे पर है। जंतर मंतर पर 8 अगस्त को जो एक समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की गई, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी आप देख सकते हैं कनॉट प्लेस थाने के अंदर कुछ अलग अलग संगठन के जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, वो यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों की गई है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी इन लोगों ने की और उसके बाद नारेबाजी करते हुए कनॉट प्लेस थाने के अंदर तक ये लोग पहुंचे और यहाँ पर जो है हंगामा करना इन्होंने शुरू किया कि इनकी भी गिरफ्तारी की जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर जब थाने के अंदर आके जब इन्होंने हंगामा किया, उसके बाद अभी फिलहाल पुलिस ने इन लोगों को बाहर निकाल दिया है थाने से। अरे देख के थाने से बाहर इन लोगों को निकाल दिया गया है और कई अलग अलग संगठन जो हैं, हिंदू संगठन, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी की। आप कौन से संगठन से हैं? मैं अश्विनी उपाध्याय जी के साथ में आया हूँ, उनका समर्थन करता हूँ। मैं अभी अंदर क्यों गए थे आप? ये अंदर हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। मिलने दिया जाए। मेरा भाई 1:30 बजे से रात में आजाद विनोद दीपक सोलना अरे रहने दो। दीपक सिंह हिंदू और आजाद विनोद 1:30 बजे रात से बंद है, मुझे मिलने दिया जाए। अब आपको संक्षेप में बताते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने भारत जोड़ो आंदोलन के बैनर तले 8 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। पुलिस को उसी प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ नारेबाजी होने के कुछ वीडियो मिले हैं। हिंदुस्तान में रहना होगा, जाएंगे।
वीडियो जबरदस्त वायरल भी हो रहे हैं। इनमें एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ जहरीली बातें कही गई हैं। पाकिस्तान में रहना होगा, जाएंगे, मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। खुद पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना इस केस को ओवरव्यू कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को क्लियर ऑर्डर है कि राजधानी में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। संगठन कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, अगर कानून से खिलवाड़ करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। सोमवार रात 2:30 से 3 बजे के बीच अश्विनी उपाध्याय और 5 अन्य लोगों को थाने में बुलाया गया। उनसे पूछताछ की गई। बिना इजाजत प्रोटेस्ट करने और भड़काऊ नारेबाजी में उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया तो दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अश्विनी उपाध्याय समेत 5 और लोग हैं। कुछ और लोगों की तलाश है। डीसीपी नई दिल्ली दीपक यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा एक्शन आप लोगों ने लिया है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या अपडेट है सर? जी, इसमें जैसा आप जानते हैं 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया है इस मामले में, और अभी जो हमारी इंटरोगेशन और पूछताछ है उसमें कुछ और लोगों के भी नाम आए हैं। तो उस पर जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा हम इसमें जो भी नेसेसरी कार्रवाई है वो करेंगे। अलग अलग लोग हैं, उनका अलग अलग रोल है, और जैसा मैं आपसे अभी कह रहा था कि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें इस स्टेज पे अगर हम कुछ डिस्क्लोज करते हैं तो ये केस की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, इसीलिए मैं ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। बाकी 6 लोग हैं, उनको सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया है। इस केस में अब तक किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई है, डिटेल देख लीजिए। अश्विनी उपाध्याय बीजेपी नेता गिरफ्तार, दीपक हिंदू गिरफ्तार, दीपक सिंह गिरफ्तार, प्रीत सिंह गिरफ्तार, विनीत वाजपेयी गिरफ्तार, विनोद शर्मा गिरफ्तार। भड़काऊ वीडियो में नारे लगवा रहे इस व्यक्ति का नाम उत्तम मलिक बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन उत्तम मलिक अभी फरार है। दीपक हिंदू नाम के आरोपी से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है, जबकि गिरफ्तार किए गए बाकी 5 आरोपियों से कनॉट प्लेस थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर के पास इस केस की एक डिटेल है। पुलिस ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया था उसे पूरी तरीके से वेरीफाई किया, उसमें से चेहरे चिन्हित किए गए, उनकी पहचान की गई। हालांकि अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि वो ऑर्गेनाइजर नहीं थे, लेकिन जितने मैसेज फॉरवर्ड किए गए थे वो अश्विनी उपाध्याय की तरफ से किए गए थे, जिसमें लोगों को जंतर मंतर बुलाया गया था। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल जो टॉप सोर्सेस हैं दिल्ली पुलिस के, उनके मुताबिक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे अश्विनी उपाध्याय 3 बजे कनॉट प्लेस थाने पहुंचे थे रात को। फिलहाल जो अरेस्टिंग का प्रोसेस है, जो पेपर वर्क है, वो चल रहा है, लेकिन इन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब इनका क्या रोल है, इन 6 लोगों में अश्विनी उपाध्याय का क्या रोल है, या फिर जो बाकी के लोग हैं उनका क्या रोल है, किसने आपत्तिजनक नारे लगाए, किसने लोगों को जंतर मंतर बुलाया बिना परमिशन के, इनके सभी के रोल वेरीफाई किए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मैसेज दिया है दिल्ली पुलिस ने कि किसी भी तरीके से अगर कोई हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसी वजह से इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने के केस में एक और शख्स की तलाश हो रही है। इस व्यक्ति का नाम है पिंकी चौधरी। पिंकी चौधरी का असल नाम भूपेंद्र तोमर है। ये गाजियाबाद का रहने वाला है। पिंकी चौधरी खुद को हिंदू रक्षा दल का चीफ बताता है, और इसका दावा है कि नारे लगाने वाले सभी लोग उसी के संगठन के हैं। हम लोगों के बुलाने से वहाँ सभी नौजवान आए थे। जितने भी लोग आए थे वो हम लोगों के माध्यम से आए थे, और अगर किसी बच्चे ने कोई गलत किया है तो वो सरकार को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी भीड़ में कहीं से भी कोई भी आ जाता है, कोई भी कह देता है। पिंकी चौधरी अभी अभी घूम घूम कर वीडियो बनवा रहा है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। वो माफी भी मांगता है और आंखें भी दिखाता है। देखो, हमारे बुलाने से पूरे देश के कोने कोने से लोग वहाँ आए थे, और हिंदू रक्षा दल जिम्मेदारी लेता है। जो भी लोग वहाँ थे वो हमारे थे, बात खत्म हो गई है। उसने अगर कोई गलत बात कही है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारे
युवा, उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। पिंकी चौधरी के बारे में दो बातें और जान लीजिए। पिंकी चौधरी ने जेएनयू छात्रों पर भी हमले की जिम्मेदारी ली थी और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले का भी आरोपी रह चुका है। इस शख्स के बारे में 100% कंफर्म न्यूज ये है कि ये दिल्ली पुलिस के रेडार पर है। अब तक 6 गिरफ्तार, 2 फरार। लेकिन इस केस की जांच यही नहीं रुकेगी। दिल्ली पुलिस के वीडियो और साइबर एक्सपर्ट्स भड़काऊ नारेबाजी के एक एक वीडियो को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। फेस आइडेंटिफाई करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाएंगे, राम राम जिलाएंगे, राम राम जिलाएंगे। हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा। जंतर मंतर कांड के तार गाजियाबाद से कनेक्ट हो रहे हैं। गिरफ्तार किए गए कुछ लोग गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उत्तम मलिक और पिंकी चौधरी का संबंध भी गाजियाबाद से है। एक और लिंक गाजियाबाद में डासना के इस देवी मंदिर से जुड़ रहा है। उग्र हिंदूवादी नेता नरसिम्हानंद डासना के इसी देवी मंदिर में रहते हैं। बीती रात यहां पर एक साधु पर हमला हो गया। सुबह 3:30 बजे जिस वक्त अश्विनी उपाध्याय पूछताछ के लिए कनॉट प्लेस थाने में पहुंचे थे, करीब उसी वक्त डासना मंदिर में इस चौकी पर सो रहे नरेशानंद स्वामी को चाकू मार दिया गया। नरेशानंद के बारे में कहा जाता है कि वो भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बिहार के समस्तीपुर से आए थे, लेकिन नरसिम्हानंद के हाउस अरेस्ट की वजह से वो जंतर मंतर नहीं जा पाए थे। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच एक साधु पर जानलेवा हमला किया गया है। धारदार हथियार से बदमाशों ने सुबह तकरीबन 3:30 बजे के वक्त था जब हमला किया। ये ठीक वही जगह है, इसी तख्त पे साधु नरेशानंद सो रहे थे, तभी उन पे धारदार हथियार से हमला किया गया है। ठीक इनके बगल में उनके साथ एक व्यक्ति मनोज, वो भी सो रहे थे, लेकिन उनको किसी भी तरह से इस घटना की भनक नहीं लगी। दूसरा मैं कमरा दिखाना चाहूंगा कि ठीक चंद कदमों की दूरी पे ये जो कमरा है, इसमें भी 5 से 6 लोग सो रहे थे और ठीक यहीं पर वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। जिस मंदिर के बाहर 24/7 यूपी पुलिस का पहरा रहता है, वहां रात में सोए साधु पर चाकू से हमला हो जाना कई सवाल खड़े करता है। दिल्ली पुलिस भी डासना मंदिर केस का हर अपडेट ले रही है, लेकिन अभी कुछ बताने से बच रही है। गाजियाबाद के जो मंदिर है डासना में, उनसे कोई कनेक्शन अब तक आया है? कुछ अभी कर रहे हैं। डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद से जब इंडिया टीवी रिपोर्टर संजय शाह ने मंदिर में साधु पर हमले का सवाल पूछा तो वो तुरंत जंतर मंतर पर रिएक्ट करने लगे। मतलब ये भड़काऊ नारेबाजी सबको दिखाई दे गई। यहां आदमी मार दिया, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। पिंकी चौधरी की क्या गलती है? क्या अश्विनी उपाध्याय जी की गलती है? क्या दीपक सिंह की गलती है? क्या शुभम मंगला की गलती है? क्या अपने हक के लिए कोई बात कहना पाप हो गया है क्या इस देश में? वहां शाहीन बाग में नारे रखते रहते हैं, वहां की आखिरी हिंदू के मरने तक उनका जिहाद चलता रहेगा। शाहीन बाग में इनसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेएनयू में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और आजादी की जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, तब इनसे कोई कार्रवाई नहीं होती। हिंदू बेचारा अपनी बात कहता है। ये सिस्टम चल रहा है, ये चल क्या रहा है इस देश में? जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने वाला उत्तम मलिक के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो नरसिम्हानंद का ही शिष्य है। नरसिम्हानंद अश्विनी उपाध्याय के भी करीबी हैं और गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपियों के लिए भी बैटिंग करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर लिखी है उसमें आईपीसी 153A की धारा लगाई गई है। क्या होता है आईपीसी 153A? इसे संक्षेप में समझिए। धारा 153A का मतलब है दो समुदायों के बीच वैमनस्य भड़काने की कोशिश करना, धर्म और मजहब के आधार पर उत्तेजक भाषण देना और दूसरे धर्म के खिलाफ दुर्भावना से शांति भंग करना। सेक्शन 153A के तहत आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो 3 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ डीडीएमए एक्ट की धारा 188 भी लगाई गई है। जंतर मंतर कांड की जांच दिल्ली पुलिस संजीदगी के साथ कर रही है। सबूत कैमरे पर हैं, गुनहगार बच नहीं पाएंगे, इतना कंफर्म है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की महिलाओं से बात की। कल प्रधानमंत्री किसानों से बात कर रहे थे। उससे पहले मोदी ने गांव, गरीब, आदिवासियों से संवाद किया। पिछले 48 से 100 घंटों के अंदर मोदी के अलग अलग कार्यक्रम हुए।
डायरेक्टली पब्लिक की फीडबैक पर आधारित रहे। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा प्लान बनाया है। ये फ्यूचर का प्लान है, अगले 25 साल का प्लान है। प्रधानमंत्री 2024 से आगे की सोच रहे हैं, उसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं। मोदी की 25 वर्षीय योजना आखिरकार क्या है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। हमें यह तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। मोदी ने नेक्स्ट 25 इयर्स का एजेंडा सेट कर दिया है। शॉर्ट टर्म नहीं, 2047 वाले लॉन्ग टर्म प्लान का बटन मोदी ने ऑन कर दिया है। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में, 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी। 75 साल का इंडिया कैसा होगा और 100 साल के इंडिया में क्या होगा, इसका प्रेजेंटेशन भी रेडी है। 21 में 47 का मूड बन चुका है। दुनिया अभी से मोदी के टारगेट 2047 की बात कर रही है। इंडिया एट 100 पर सुर्खियां बनने लगी हैं। 2047 का नया भारत अभी से ट्रेंड सेट करने लगा है। जिसके मन में यह सवाल है कि 2047 का इंडिया कैसा होगा, उसका जवाब आज मोदी ने दिया है। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट भी है और प्रॉमिसिंग भी है। आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है। आप सभी से यह संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब से कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त आने वाला है। इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज #PM और #PM किसान ट्विटर पर लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहा। मोदी ने 2047 के भारत को लेकर जो हिंट दिया, गूगल ट्रेंड्स पर उसका असर दिखा। 2024, 2047 और नरेंद्र मोदी जैसे कीवर्ड्स इंटरनेट पर तेजी से सर्च किए जाने लगे। हर कोई मोदी की बातों में छिपे संकेत को डिकोड करने लगा। बंधनों से मुक्त होकर ही देश के किसान और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। इसी भावना के साथ हमें आने वाले 25 साल का एक संकल्प को सिद्ध करना है। प्रधानमंत्री ने जो इशारा दिया है उसका जवाब आपकी स्क्रीन पर है। मोदी सरकार का रिफॉर्म 2047 तक इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, इसकी चर्चा होने लगी है। क्या अमेरिका और क्या चीन नेक्स्ट 25 इयर्स में इंडिया ही लेगा सबसे बड़ी लीड, ये कैसे होगा, आज हम इसकी डिटेल आपको देंगे। इंडिया के लिए अगले 25 साल कितने चैलेंजिंग होंगे और कौन कौन सा प्लान कामयाब होगा, पहले इसकी बात करते हैं। अगले 25 साल तक देश की आबादी में इजाफा होगा। भारत की जनसंख्या 2047 तक अपने पीक पर पहुंच सकती है। इस वक्त भारत की आबादी करीब 137 करोड़ है। द लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा ग्रोथ के लिहाज से 2047 तक देश की अनुमानित आबादी 161 करोड़ हो जाएगी। यानी उस वक्त भारत सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला देश रहेगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश की बढ़ती आबादी पर चिंता पहले ही जता चुके हैं। यानी मोदी के पास इंडिया एट 100 की इस चुनौती से निपटने का चैलेंज होगा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को संभालना भी है और देश की इकोनॉमी को लगातार बढ़ाना भी है।
ये बात सही है कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते आईएमएफ ने इस साल भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान जताया है, जबकि पहले ये अनुमान 12.5% का था। मगर इसमें एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि भारत अभी भी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। और द लैंसेट की रिपोर्ट के आधार पर 2047 के इंडिया की बात करें तो 2050 तक भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इकोनॉमी के मोर्चे पर इंडिया के अगले 25 साल ट्रैक पर दिख रहे हैं। कम से कम संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं और ये सिर्फ एक सर्वे या एक रिपोर्ट की बात नहीं है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के द वर्ल्ड इन 2050 के आंकड़ों से कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर PwC का प्रोजेक्शन ये कहता है कि 2050 आते आते दुनिया में इमर्जिंग मार्केट वाली आर्थिक ताकतों का बोलबाला रहेगा। इसके मुताबिक 2050 तक चीन पहले, भारत दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर रहेगा। वर्ल्ड जीडीपी के शेयर में असली टक्कर भारत और चीन की ही होगी। चीन 18 से 20% पर होगा, जबकि इंडिया 7 से 15% पर पहुंचेगा, यानी 8% का जंप। अलग अलग रिपोर्ट्स में जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं, उसके पीछे की एक वजह वो फाउंडेशन भी है जिस पर मोदी ने 2047 और उसके आगे वाली नींव रखी है। वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत हर साल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 190 देशों में 63वां पायदान और मोदी इसे अंडर 50 में लाने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। इस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मोदी ने खास तौर पर 2 फैक्टर्स पर अपना फोकस कर रखा है। नंबर 1 देश का मिडिल क्लास, नंबर 2 देश का गरीब और किसान। इसीलिए मोदी डंके की चोट पर इनका जिक्र करते हैं और वर्तमान के साथ साथ भविष्य की बात करते हैं। आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंचा है, पहले 10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में ही देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आने वाले 25 साल में देश की कृषि को समृद्ध करने में इन छोटे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसलिए अब देश की कृषि नीतियों में इन छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मोदी के इस फोकस्ड अप्रोच का रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है। वर्ल्ड बैंक पहले ही यह कह चुका है कि 2047 तक हाई मिडिल इनकम वाली इकोनॉमी हो जाएगी भारत। यह बात क्यों कही जा रही है, अब यह समझिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था को मिडिल क्लास लीड करेगा। 2030 तक देश की करीब 80% आबादी मिडिल इनकम ग्रुप में होगी, जो आज की तुलना में 50% ज्यादा होगा। 2030 में देश का मिडिल क्लास 75% कंज्यूमर स्पेंडिंग करेगा। जिन गरीब परिवारों की सालाना इनकम इस वक्त 2 लाख के आसपास है, 2030 तक उनकी आबादी 9% कम हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी इनकम में इजाफा होगा। 3.25 लाख सालाना कमाई करने वालों की आबादी भी 2030 तक कम होकर 11% पर आ जाएगी, यानी इनकी इनकम भी बढ़ेगी। मोदी ने अपने फोरम में कहा है कि देश जब आजादी के 100 साल पूरे करेगा, उस वक्त यानी 2047 में भारत की स्थिति क्या होगी, यह तय करेंगे देश के किसान। और मोदी इसी दिशा में नॉन स्टॉप काम भी कर रहे हैं। हमें यह तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में, 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी। एक लाइन में कहें तो इस वक्त जो हो रहा है उससे इतना तो साफ है कि भारत का समय आ गया है। भारत 1991 के अभाव वाले समय से निकलकर 2021 में आत्मनिर्भरता वाली स्थिति में आ गया है। इंडियन इकोनॉमी आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2051 तक भारत आर्थिक रूप से संपन्न देशों में शामिल हो जाएगा। विकास के मॉडल में समाज के सबसे कमजोर तबके पर पूरा फोकस है। भारत के पास चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करने का शानदार मौका है। जितना पिछले 300 सालों में नहीं हुआ है, उतना बदलाव अगले 30 साल में होगा।
बीते 7.5 दशकों की प्रगति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार देशवासियों को करना पड़ा। ये दुखद है। सपने पूरे हो सकते हैं जब तक ये विश्वास समाज को नहीं मिलेगा, तब तक उनको पूरा करने का आत्मविश्वास वो कैसे जुटा पाएगा। अब देश मूल सुविधाओं की पूर्ति में बेहतर जीवन के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 25 साल में इस सामर्थ्य को हमें कई गुना बढ़ाना है। समर्थ और सक्षम भारत के इस संकल्प को हमें मिलकर सिद्ध करना है। 2047 का इंडिया कैसा होगा, दुनिया में कितना पावरफुल होगा, इसका ट्रेलर उस वक्त दिखाई दिया जब मोदी ने यूएनएससी की ओपन डिबेट की अध्यक्षता की। मोदी के सामने हैमर रखा था, सामने के स्क्रीन पर पुतिन भी थे, अमेरिकी प्रतिनिधित्व भी था। सबने समुद्री सुरक्षा पर मोदी की एक एक बात बहुत ध्यान से सुनी। और नेताजी के मंच पर जगह पाने के लिए कहां चले लात और घूंसे। सियासी मीटिंग की हैरान करने वाली तस्वीर देखिए इस ब्रेक के बाद।